पर है संग तुम्हारे। अन्नदाता लहू किसानों का बन के पसीना, सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे। अन्नदाता नमस्कार, आप सभी का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आलू की फसल को प्रभावित करने वाले कीट और रोगों का नियंत्रण, नए बागों की अच्छी बढ़वार हेतु देखभाल और प्रबंधन पर जानकारी, अच्छे पुष्प उत्पादन हेतु गुलाब के बाग में समसामयिक कार्य, हमारे जो किसान भाई आलू की खेती कर रहे हैं उनकी फसल बुआई के अनुसार बढ़वार की भिन्न भिन्न अवस्थाओं पर होगी। लेकिन इस समय मौसम में हो रहे बदलाव के कारण आलू की फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप देखने में आ रहा है और इनका नियंत्रण समय रहते अगर नहीं किया गया तो गुणवत्ताहीन कम उपज से ही संतोष करना पड़ेगा। तो इस समय आलू की फसल में लगने वाले इन रोग और कीटों का नियंत्रण किस प्रकार से करना है, आइए जानते हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के वैज्ञानिक डॉक्टर जेसी गुप्ता से। रबी का मौसम चल रहा है और इस मौसम में आलू की फसल बहुत तादाद में लगाई जाती है। किसान भाइयों, आलू की फसल पर कीट एवं रोगों के कारण बहुत अधिक हानि होती है। किसान भाइयों, आलू की फसल में जो अगेती झुलसा रोग है, यह आलू की शुरुआत की जो अवस्था है होती है, जैसे 25 से 30-35 दिन की अवस्था होती है, उसमें यह रोग आता है। इसके लक्षण आलू की पत्ती पर गोल गोल ब्राउन कलर के या बादामी रंग के धब्बे के रूप में संरचनाएं दिखाई देती हैं। इसको तोड़ करके अगर सूर्य की रोशनी की तरफ देखें तो इसमें गोल गोल जो रिंग हैं वो साफ दिखाई देती हैं। इसके अलावा एक रोग और आता है, पछेती झुलसा रोग। पछेती झुलसा रोग जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाती है, करीब करीब 40-45 दिन बाद इसके लक्षण शुरू होते हैं। अगर मौसम बहुत ही नम हो जाए, वातावरण में बादल छा जाएं और कोहरा गिरने लग जाए, ओस भी ज़्यादा पड़ने लग जाए, ऐसी अवस्था में अगर जिन खेतों में इसके लक्षण शुरुआत हो गई है तो ये रोग बहुत तेज़ी से फैलता है। इस रोग के लक्षण पत्ती पर ऊपर से जो पत्ती की मार्जिन्स होती हैं, ऊपर से ये वी आकार के, यानी ऊपर से जो पत्ती है इस तरह से ये रोग नीचे की तरफ वी आकार की रचनाओं में फैलता है और पत्ती को झुलसा देता है और उसको ख़त्म कर देता है। धीरे धीरे मौसम अगर अनुकूल हो गया है तो यह रोग डंडी पर भी आता है और धीरे धीरे तने से लेता हुआ नीचे तक ये रोग फैल जाता है। अगेती झुलसा रोग जैसे मैंने बताया था, उसमें गोल गोल धब्बे आते हैं और इसमें वी आकार के धब्बे आपस में आके मिल करके और पत्ती का काफ़ी भाग कवर कर लेते हैं। किसान भाइयों, इसका जो है नियंत्रण करने के लिए सबसे अच्छी जो दवा है वो रिडोमिल MZ72 नाम की दवा है। यह दवा 2 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करें। दूसरी एक दवा और है मैनकोजेब दवा। मैनकोजेब दवा 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा और ये रोग फिर आगे नहीं फैलेगा।
इसके अलावा किसान भाइयों, आलू की फसल में एक चुर्रा मुर्रा रोग या पर्णचित्ती नाम का रोग भी आता है, जिसमें जो है आलू की जो पत्तियां हैं ऊपर से गोल हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं और ऐसी हरे और पीले रंग की पत्तियां जो है दूर से दिखाई देने लगती हैं। यह वायरस जनित रोग है, विषाणु जनित रोग है और इस रोग को जो है हरा मच्छर या माहू, ये जो रस चूसने वाले जो कीट हैं वो फैलाते हैं। अतः किसान भाइयों, इस रोग के नियंत्रण करने के लिए जैसे कोई भी कीटनाशी मेलाथियान या डाइमेथोएट दवा 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके आलू की फसल पर अगर छिड़काव करेंगे तो इस विषाणु जनित रोग का नियंत्रण और कीटों का जो रस चूसने वाले कीट हैं उनका भी आसानी से नियंत्रण हो जाता है। आलू की फसल में एक जीवाणु जनित रोग या काली डंडी नाम का एक रोग और आता है। यह रोग भी आलू की फसल में अब काफ़ी देखने को मिल रहा है और अगर इस तरह के रोग किसान भाइयों खेत में दिखाई दें, यह रोग जो है पत्ती या जो बड निकलती है, छोटी छोटी पत्तियां, वहां से ये फैलना शुरू होता है, नीचे की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे ये पूरी डंडी काली हो जाती है। आलू अगली फसल के लिए बोते हैं तब भी ये जो खेत में मृदोड़ रूप में खेत में पड़ा रहता है और फिर अगली फसल में भी आ जाता है। इसलिए किसान भाइयों, समय रहते हुए इसका नियंत्रण अति आवश्यक है। हमारा जो आलू का बीज है उसको चाकू से जो है काट करके न बोएं, छोटे छोटे इस तरह के बीज, अच्छी जाति का चुनाव करें बीज की। कुफरी, सिंदूरी या कुफरी जो जातियां हैं उसमें इस रोग के लक्षण कम आते हैं और बीजोपचार करें। 1% बोर्डो मिश्रण से भी इसका बीजोपचार कर सकते हैं। काली डंडी नाम का रोग दिखाई दे रहा है तो बोर्डो मिश्रण 1% का बोर्डो मिश्रण का छिड़काव खेत में करें या स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट नाम की एक दवा आती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 75 ग्राम दवा 500 लीटर पानी में घोल बना करके और छिड़काव करेंगे तो इस रोग का नियंत्रण हो जाएगा और यह रोग फिर आगे आपकी फसल में नहीं बढ़ेगा। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जिन किसानों ने नए बाग स्थापित किए हैं उनकी देखरेख और प्रबंधन करके ही आप आने वाले समय में इन बागों से अच्छी फलत ले सकते हैं। तो नए बागों की देखरेख किस प्रकार से की जाए जिससे कि अच्छी पौधे का विकास हो सके, इसकी जानकारी देने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस मुखर्जी। किसान भाइयों, अभी वर्षा ऋतु में कई किसान भाइयों ने फलों के बगीचे लगा लिए होंगे, जैसे अनार, अमरूद, नींबू, पपीता आदि। लेकिन क्या होता है, कई बार हम बगीचा लगाने के बाद में 15-20 दिन तक तो बहुत देखभाल करते हैं अच्छी तरह से, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका शुरू से अंत तक ही आप अगर अच्छी तरह देखभाल करेंगे तो ही वो आपको अच्छा फलत या अच्छे फल देंगे। तो इसलिए किसान भाई जिन्होंने चौमासे में फल वृक्ष लगा लिए, उनको जो है अभी कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे सिंचाई का समुचित प्रबंध करें, क्योंकि बीच में आपने देखा बहुत तेज गर्मी पड़ गई थी और फिर एकदम से रात को जो है सर्दी होने लग गई। सिंचाई का समुचित प्रबंध करेंगे तो इस तरह के जो तापमान में अधिक उतार चढ़ाव आता है उसका झटका जो है फलदार जो छोटे पौधे उनको नहीं लगेगा। फिर अभी आने वाले जो सर्दी है उसके लिए अभी से प्रबंध कर लें और जो भी आप कवरिंग मटेरियल, चाहे प्लास्टिक हो या चाहे आपके मूंज का बनाते हैं, सैकरम मूंजा का, सरकंडे का, इस तरह के जो हट बनाते हैं या घर बनाते हैं वो अभी से तैयारी कर लें, जिससे कि सर्दी जब भी पड़ने लग जाए तेज तो उस समय इन पौधों को ढक दें, जिससे सर्दी से इनका बचाव हो सके। तीसरी बात है कि बरसात खत्म हो गई है तो बरसात के बाद में तुरंत बाद
दीमक का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, फलदार वृक्षों में अधिक होता है। तो दीमक के रोकथाम के लिए फिप्रोनिल जो दवा है उसका इस्तेमाल करें। जो भी निर्धारित की गई मात्रा है उसके अनुसार सिंचाई के पानी के साथ इसका प्रयोग करें तो दीमक से रोकथाम मिल सकता है। इसके साथ ही कई तरह के कीटों का भी प्रकोप होता है इस समय, जैसे नींबू में आपके सायला आ जाता है, बेर में भी कई तरह के कीड़े आते हैं, या दूसरे पपीते में भी जैसे वायरस जनित रोग को बढ़ावा देने के लिए कई तरह के रस चूसक कीट आ जाते हैं। उनके रोकथाम के लिए कोई भी सिस्टमिक जो दवा है उसका जो है वो नियमित रूप से छिड़काव करते रहे, जिससे कि वो कीड़े इन पे नहीं बैठेंगे और वायरस जनित रोग भी नहीं आएंगे या दूसरे रोगों का प्रकोप भी कम होगा। इसके साथ साथ हल्की जो है कटाई छटाई पे भी ध्यान रखें, जैसे नींबू में हल्की कटाई छटाई करें और अनार में सकर्स जो नीचे से निकलते हैं इस समय उनको हटाते रहें, क्योंकि उनमें ना तो फूल आएंगे ना फल लगेंगे और वो मातृ पौधा से भोजन नियमित रूप से लेते रहते हैं, जिससे कि मुख्य पौधे को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए उनको नियमित रूप से हटाते रहें। एक बात का और ध्यान रखें कि जो भी आप कटाई छटाई करें, टहनियों की जो कटा हुआ भाग है उसमें बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, रोग का प्रकोप हो सकता है, टहनियाँ काली पड़ सकती है। तो उसके लिए फफूंदनाशी दवा जैसे आपके कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, उसका घना जैसे बेसन घोलते हैं वैसे पेस्ट बना ले पानी के साथ और उन कटे हुए भागों पे उसको लगा दें, जिससे कि कोई भी फफूंद जनित रोग आगे नहीं बढ़ सके। इसके साथ साथ कई किसान भाइयों ने सिर्फ खाद डाला था, जैसे गोबर की खाद या बीगनी की खाद बरसात के मौसम में। तो इस समय अगर उनको NPK डालना है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, उसकी मात्रा डालनी है तो उसके निर्धारित की गई मात्रा के अनुसार सिंचाई के पानी के साथ वो दे सकते हैं। घुलनशील, क्योंकि आजकल सबने बूंद बूंद सिंचाई पद्धति लगा रखी है फलदार बगीचे में, तो उसमें घुलनशील जो उर्वरक है वो डाल सकते हैं या उसका पत्ती पर भी छिड़काव कर सकते हैं, पर्णीय छिड़काव भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इस समय जो भी पोषक तत्वों की कमी होगी वो दूर हो जाएगी और पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा, जिससे कि छोटे पौधे आने वाले सर्दी में सशक्त हो जाए, सर्दी का कोई प्रकोप नहीं हो और फरवरी के महीने तक वो अपना पूर्ण आकार ले ले और आने वाले मौसम में आपको सही रूप से फूल और फल दे सके। इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो नए बगीचे जो है उनकी बढ़वार अच्छी होगी और जल्दी से जल्दी किसान भाई उनसे फल प्राप्त कर सकेंगे। आपने बहुत सही तरीके से बगीचा लगा दिया है, लेकिन अभी अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाले वर्षों में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा और आपका जो मेहनत है और पैसा है वो बेकार चला जाएगा। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे। एक और ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने गुलाब के बाग लगाए हैं, उन्हें इन बागों से आने वाले समय में अच्छे फूल प्राप्त हो सकें, इसके लिए जरूरी है कि बाग में इस समय किए जाने वाले समसामयिक कार्य जैसे कि पौधों की छटाई और पोषक तत्व का प्रबंधन ठीक ढंग से किया जाए। अतः किसान भाइयों, गुलाब के बाग में इन कार्यों को किस तरह से संपादित करना है, आइए जानते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर LM यादव से। देखिए, गुलाब मुख्य रूप से जाड़े के लिए लोग लगाते हैं और यही मौसम उसके लिए बहुत उपयुक्त होता है। इस समय जो है मुख्य जो हम क्रिया करते हैं उसमें हम लोग उसकी जो पौधे के ज़मीन से ऊपर या कह सकते हैं कि जहाँ पर कलम किया रहता है, हम जो बड लगाते हैं उससे ऊपर 3 से 4 इंच तक ऊपर जो है मेन जो शाखाएं होती हैं उसको हम काट देते हैं और फिर जो है ज़मीन पौधे के जड़ के आसपास करीब 45 सेंटीमीटर घेरे में मिट्टी को 15 से 20 सेंटीमीटर
हटा देते हैं। इस क्रिया को हम लोग विंटरिंग कहते हैं। और लगभग 1 हफ्ते से 10 दिन के बाद जो आपकी वो मिट्टी है उसमें 6-7 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद या 3-4 किलो वर्मी कंपोस्ट को अच्छी तरीके से उसमें मिला देते हैं। इसके साथ लगभग 2 भाग जो है अमोनियम नाइट्रेट और 8 भाग सिंगल सुपर फास्फेट और 2 भाग म्यूरेट पोटास जो होता है, इसका मिश्रण बना करके 90 ग्राम, इस मिश्रण का 90 ग्राम जो है वो प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से एक आकलन कर लेते हैं। उसको जो है पौधे के चारों तरफ उसको डाल करके और जो मिश्रण है खाद और मिट्टी का उसे गड्ढे को भर देते हैं, फिर उस पर सिंचाई कर देते हैं। अब दूसरा बात आती है कि उसमें बीमारी भी लग सकती है, तो ऊपर से जब पौधे का कोई भाग सूखता है तो उसको हम लोग डाई बैग कहते हैं। वो बाद की स्टेज में आता है, लेकिन अभी जो तत्काल कटा हुआ भाग है उसमें जो है बोर्डो पेस्ट जो है वो 5 संबंधे 50 का वो बनाते हैं, कॉपर सल्फेट होता है उसमें, या कहिए तूतिया और चूना और पानी के मिश्रण से उसको बना करके कटे हुए भाग को अच्छे से पेंट कर देते हैं। बाकी सिंचाई एक अंतराल पर करते रहते हैं। बहुत जब गुच्छे में कलियां आ जाती हैं तो उससे होता क्या है कि ज़्यादा कलियां हैं तो उसमें फूल का आकार छोटा हो जाता है, तो उसमें से कुछ जो है थिनिंग कर देना चाहिए। जो अगर ज़्यादा है तो 3 से 4 फूल को एक गुच्छे के आसपास छोड़ना चाहिए। फिर लाही भी इसकी एक बीमारी है जो काफ़ी पत्तियों से रस चूसती है, तो फसल का नुकसान होता है। उससे बचाव करने के लिए हम लोग जो है वो जो इंसेक्टिसाइड है, चाहे उसमें मोनोसील वगैरह है, 2 मिलीलीटर दवा 1 लीटर पानी में घोल करके उसका छिड़काव कर देने से तो लाही से भी आपकी फसल वो बच सकती है। जाड़ा ज़्यादा पड़ता है तो पॉली हाउस वहाँ मदद करता है। जब तापमान 10 डिग्री से नीचे जाता है तो उस समय वो ब्लाइट वगैरह की समस्या आ सकती है। जैसे आप देखते हैं आलू वगैरह में होता है ना, अगेती अंगमारी, पछेती अंगमारी, उस टाइप की बीमारी इसमें भी अटैक कर सकती है। तो जो पॉली हाउस में की है वहाँ तो कोई दिक्कत इसकी नहीं होती है। तो अगर ऐसा मौसम बनता है, आसमान में बादल वगैरह छाए रहते हैं और ये संभावना अगर लगती है कि बूंदाबांदी होगी, इस टाइप की परिस्थिति बनेगी, तो इंडोफिलियम 45 या रेडोमिल दवा 1.5 से 2 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से इस समस्या से किसान भाई निजात पा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम करकबेल, जिला नरसिंहपुर के कृषक नारायण सिंह पटेल ने। यह गन्ना की वैज्ञानिक बुवाई तकनीक के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो नारायण सिंह पटेल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा आप जान रहे हैं कि ये समय है जो गन्ने की बुवाई का अच्छा समय चल रहा है, तो यदि हमारे किसान भाई गन्ने की काश्त करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को चाहिए कि जिन प्रजातियों की अनुशंसा मध्य प्रदेश के लिए की गई है उन्हीं प्रजातियों का उनको बोनी के लिए चयन करना चाहिए। तो यदि किसान भाई हमारे जल्दी पकने वाली प्रजाति लगा रहे हो तो जो मध्य प्रदेश के लिए जिनकी अनुशंसा की गई है और जो इधर अच्छा कर रही हैं तो कोचे 64 है, इसका चयन करना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी जवाहर 572, इसके अलावा आपका कोसी 671 का चयन करें। जिनकी भूमि भारी हो और सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था हो तो ऐसी दशा में वो मध्यम अवधि में पकने वाली गन्ने की प्रजाति का चयन करें। जैसे कि आपके को जे 86-600 का चयन करें, इसके गन्ने अच्छे होते हैं। और इसके बाद ही किसान भाइयों को चाहिए कि बोनी के पूर्व उनको बीज उपचार करना चाहिए। इसके लिए वो कार्बनडाजिम एवं आपका जो डायथेन M45 का 2% का घोल बनाकर उसमें जितने भी गन्ने के आपके सेट्स हों उनको लगभग आधा घंटे के लिए डाल दें। उसके बाद ही उनको किसान भाइयों को उसकी बोनी करना चाहिए। और जब भी बोनी करें तो किसान भाइयों को चाहिए कि 35 से 40 कुंटल आपके जो सेट्स हैं प्रति हेक्टर के हिसाब से बोना चाहिए। या यदि हम आँखों की बात करें तो 1,05,000 से 1,25,000 आँखें बोना चाहिए। और दूरी हमेशा
बोनी करते समय किसान भाइयों को चाहिए से कतार की दूरी हमेशा 90 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और बोते समय यदि आप दूसरी रबी फसलें विशेषकर आपका गेहूं और आपकी ये प्याज है, इसकी भी अंतर्वर्ती जो खेती किसान भाई कर सकते हैं और अतिरिक्त मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। और जब बोनी करें किसान भाई तो आपको चाहिए कि जो गन्ने की जो फसल है वो लंबी अवधि की रहती है, तो इसके लिए 350 केजी नत्रजन उन किसान भाइयों को देना चाहिए और लगभग 90 किलो स्फूर देना चाहिए और 60 से 70 किलो पोटास प्रति हेक्टर के हिसाब से देना चाहिए। और किसान भाइयों को और जिंक, जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है उन स्थानों में किसान भाइयों को जिंक सल्फेट के माध्यम से जिंक आवश्यक रूप से देना चाहिए। और जो नत्रजन दें तो उसको आप 2 भागों में विभाजित कर लें, आधी मात्रा नत्रजन की उर्वरक की और स्फूर और पोटास की संपूर्ण मात्रा बोनी के समय किसान भाइयों को देना चाहिए। और जो बची हुई मात्रा है जब हल्की आप गुड़ाई करते हैं उस समय देना चाहिए। और बरसात के पूर्व किसान भाइयों की जो बची हुई नत्रजन की मात्रा है उसको देना चाहिए। तो जैसे आप जानते हैं कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, इस समय तापक्रम अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आपकी यदि भूमि है मध्यम से भारी किस्म की है तो 1 पानी से 2 पानी का अंतराल लगभग 16 से 18 दिन का होना चाहिए। और एक बात है किसान भाइयों को हम सलाह देना चाहते हैं कि जब पौधे दोपहर में मुरझाने लगे जब ही हमको पानी देना चाहिए, अन्यथा पानी ना दें। तो जब जरूरत हो पानी की जब ही दें। इसके साथ साथ अभी देखा होगा कि जैसे आप पानी देते हैं फसल को रबी के मौसम में तो जो नींदा है उनकी समस्या पैदा हो जाती है। तो आप देखेंगे और जब गन्ना जो उगता है आप देखे होंगे लगभग 1 माह में उगता है और इसके पूर्व यदि आपके चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार आ रहे हैं तो 25-30 दिन की अवस्था में आप 2,4-D आधा किलो सक्रिय तत्व की मात्रा प्रति हेक्टर के हिसाब से आज छिड़काव कर दें तो सब चौड़ी पत्ती वाले नष्ट हो जाएंगे। यदि हमारे किसान भाई इस बताए हुए तरीके से गन्ने की खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर वो अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसी कड़ी में जो दूसरा प्रश्न कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बैदपुरा जिला मुरैना के कृषक मिलन गुर्जर ने। यह बकरियों की देखरेख प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो मिलन गुर्जर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। बकरियां जो हैं वो शांत स्वभाव की होती हैं, ज़्यादा उछल कूद नहीं मचाती हैं, इस वजह से आपको उनके रख रखाव में आसानी होती है। बकरी पालने के लिए जो आप उसके रहने का जो व्यवस्था करते हैं उसके लिए शेड का इस्तेमाल करें, शेड बनाएं और शेड मौसम के अनुकूल हो, जाड़ा गर्मी बरसात इनके साथ साथ जंगली जानवरों से बकरियों की रक्षा हो सके इस तरह के शेड बनाएं। बकरियां जो हैं वो ऊंचे स्थान पर रहना पसंद करती हैं, इसलिए ज़मीन से करीब 1 से 1.5 फुट की ऊंचाई पर आप उसके रहने का जगह बनाएं और वो बिछावन नुमा बनाएं ताकि बकरियां उस पर अच्छी तरह से आराम कर सकें और साफ़ सुथरा होना चाहिए। बकरियों को जाड़े के मौसम में कुछ खास देखभाल की ज़रूरत होती है, इसके लिए आप शेड के ऊपर पुआल रखें और शेड के अंदर कुछ ऐसे इंतजामात रखें कि बकरियों को ठंड ना लगे, ठंड से उनका बचाव हो सके। बात करते हैं आहार की, तो बकरियां जो हैं वो सहज स्वभाव की होती हैं, वो किसी भी तरह का चारा खा लेती हैं और अगर आपके पास चराने का या चारा उपलब्ध नहीं हो तो वो सूखा दाना खा के भी जिंदा। ऐसे बकरियों को 6 से 7 घंटा चराना चाहिए और अगर चारागाह उपलब्ध नहीं है तो आप उसे दिन में कम से कम 3 बार भोजन दें। एक वयस्क बकरी के लिए 1 किलो घास या हरी पत्ती के साथ साथ 100 ग्राम दाने, 100 से 250 ग्राम दाने जो हैं आप उसे दें। उम्र और वजन के अनुसार भोजन की मात्रा जो है वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा किसान भाई चाहें तो मक्का, खल्ली, चोकर, दाना, गुड़, नमक इन सब चीज़ों का मिश्रण बना के भी आप उसे दे सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न तरह के पेड़ पौधों की पत्तियाँ जैसे कि बबूल, पीपल, जलेबी, फूल गोभी या बंद गोभी इस तरह की पत्तियों को भी बकरियाँ बड़े चाव से खाती हैं। बकरी पालन का व्यवसाय आपके लिए फ़ायदेमंद हो इसके लिए आपकी बकरियां स्वस्थ और निरोगी रहनी चाहिए। तो इसके लिए आपको समय समय पर उन्हें कृमिनाशक या परजीवी नाशक दवा देना होगा
और अगर परजीवी नहीं होंगे तो परजीवी जनित रोग भी नहीं होंगे। कुछ मुख्य बीमारियां हैं बकरियों की, जैसे कि PPR, FMD, HS, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये सब कुछ मुख्य बीमारियां हैं बकरियों की। इनसे बचने के लिए टीके उपलब्ध हैं, आप टीकाकरण करवाएं। और ये ध्यान रखें किसान भाई कि टीकाकरण करवाने से 1 हफ्ता पहले आप अपनी बकरियों को परजीवी नाशक दवा जरूर दें, जो कि आपकी बकरियों के सेहत के लिए अच्छा रहेगा। वो बकरियां अच्छी तरह से बढ़ती रहेंगी, अच्छी तरह से उनकी पैदावार होती रहेंगी। तो आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के किसान भाई बकरी पालन का व्यवसाय अपनाएं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। सरसों फसल की बढ़वार को प्रभावित करने वाले रोगों का नियंत्रण, गेंदा की स्वस्थ पौध के लिए वैज्ञानिक तकनीक से नर्सरी डालना। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है annadatamp@etv.co.in। इसके अलावा आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।